जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जीएस जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस और यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। इसमें एसएससी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आपका जीएस जीके का पोर्शन रहेगा। आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है, प्रतिदिन शाम 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें जीएस हब बाई डीएस सर पर। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर सुबह निकलता है। साथी, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। यानी कि आज आप मेहनत करेंगे, आज आप मेहनत करेंगे यदि, तो कल आप जरूर सफल हो जाएंगे, कल आप जरूर सफल हो जाएंगे। भले हो कोई ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका केवल नौकरी पाने का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें निरंतर मेहनत करते रहेंगे, उसमें निरंतर संघर्ष करते रहेंगे तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। ठीक है साथी, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर सुबह निकलता है। जिस प्रकार सूर्य रात की प्रतीक्षा करता है और वो सुबह निकलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जोश और जुनून से चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखेंगे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है साथी, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का लेखक कौन है? क्या कह रहा है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है साथी आपकी दास कैपिटल, इसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, दांते या लियोनार्डो विंची? तो आप लोग याद रखेंगे जो कार्ल मार्क्स है, कौन है? जो कार्ल मार्क्स है, इसके द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल पुस्तक। ठीक है साथी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने। इसके अलावा हम देखेंगे दांते के बारे में। दांते की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है साथी डिवाइन कॉमेडी। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है? याद रखेंगे डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है साथी? तो याद रख लेंगे आप दांते की। ठीक है, दांते एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी था। लियोनार्डो विंची की बात करें तो ये इटली का व्यक्ति था। कहाँ का? इटली का। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, इटली का व्यक्ति था। इसने एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया था। आपने सुना होगा मोनालिसा के बारे में। किसके बारे में? मोनालिसा के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो मोनालिसा चित्रकारी है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो लियोनार्डो डा विंची। इटली के फ्लोरेंस शहर का रहने वाला था, एक अच्छा व्यक्ति था। इसने कई पुस्तकें भी लिखी हैं अपने ही नाम की। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची करके, या फिर लियोनार्डो फिर या फिर डा विंची, ऐसी करके बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन इसमें जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने साथ ही मोनालिसा पेंटिंग बनाई है। ये अति महत्वपूर्ण पेंटिंग है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कई बार चोरी भी हो चुकी है, आपने इसके बारे में सुना होगा अगर तो। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मोनालिसा की। तो मोनालिसा चित्रकारी इसने कितने सालों में बनाई थी? लगभग 15 सालों में। कितने सालों में? 15 सालों में। एक साल में साथ ही इसने सब कुछ बना लिया था मोनालिसा का। केवल इसके होंठ बनाने में, क्या? इसके होंठ ही होंठ बनाने में इसको 14 साल लग गए। इसलिए ये जो चित्रकारी है, इसकी पेंटिंग है मोनालिसा, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका नाम है लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, याद रखेंगे लियोनार्डो विंची किसका नाम है? तो ये इटली का रहने वाला था, फ्लोरेंस। इसकी एक पुस्तक है मोनालिसा। बात करेंगे दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या है सर? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, इसको भी याद रखेंगे। दांते की पुस्तक डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? क्या कह रहा है साथी, जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें कितने रंगों का मिश्रण होता है? देखो, पहले जब श्वेत प्रकाश को जाना गया था तो केवल इसको श्वेत रंग से जाना गया था। लेकिन अपने एक न्यूटन बाबा का नाम सुना होगा। किसका? जो आपके न्यूटन बाबा थे साथी, ये इनको जो फिजिक्स है इसका क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं? तो न्यूटन बाबा को कहते हैं। इन्होंने साथी आपका प्रकाश प्रकीर्णन किया था। क्या किया था? प्रकाश प्रकीर्णन किया था। इसमें एक प्रिज्म से होकर के इन्होंने इस जो श्वेत किरण थी इसको एक प्रिज्म से होकर गुजारा। याद रखेंगे, जो एक श्वेत किरण थी साथी, इस श्वेत किरण को एक प्रिज्म से होकर गुजारा। इसमें इनको कितने रंग दिखे? तो याद रखेंगे इसमें इनको बहुत सारे रंग दिखे। और उन रंगों में कितने रंग दिखे? तो याद रखेंगे उनको 7 रंग दिखे। ठीक है, कितने रंग दिखे? याद रख लेंगे 7 रंग। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 रंग उनको दिखे थे साथी। कितने रंग दिखे थे? याद रखेंगे 7 रंग दिखे थे। इन 7 रंगों में कौन कौन से रंग थे? तो याद रखेंगे आप लोग
अब विबग्योर करके याद रखेंगे। कैसे? विबग्योर, ये ट्रिक आपको कई टीचरों ने पढ़ाई होगी, लेकिन ये नहीं बताएगा विबग्योर है क्या, ठीक है। तो याद रखेंगे जब न्यूटन बाबा ने प्रकाश प्रकीर्णन किया था, लिख लेंगे कहीं पर, जो प्रकाश प्रकीर्णन किया था, प्रकाश प्रकीर्णन, इसको याद रखेंगे। जब न्यूटन बाबा ने किया था तो इसमें जो श्वेत किरण थी इसको प्रिज्म से गुजारा, तो इसमें 7 रंग निकले, जिनमें आपका विबग्योर, ठीक है, याद रखेंगे विबग्योर। विबग्योर सर क्या है? तो याद रखेंगे रंगों के नाम है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और आपका I4 क्या हो जाएगा आपका, याद रखेंगे रेड, ब्लू, ग्रीन, नहीं वॉयलेट, ये तो बैगनी हो गया, और आई से क्या हो जाएगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप के, ठीक है। विबग्योर निकला था। तो विबग्योर क्या था साथी? इसमें एक इस प्रकार से इन्होंने कितने रंग बनाए? 7 रंग बनाए। याद रखेंगे इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर न्यूटन बाबा के विबग्योर में कौन सा रंग नहीं था? एक तो याद रख लेंगे आपका काला रंग, कौन सा? काला रंग। और दूसरा आपका सफ़ेद रंग, याद रखेंगे सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है, सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है, आप लोग इस बात को याद रख लेंगे। देखो सफ़ेद रंग क्या होता है? सफ़ेद क्या होता है? ऐसी वस्तु जिस पर सारे के सारे रंग क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाए, तो वो क्या दिखाई देती है हमको? सफ़ेद दिखाई देती है। काला क्या होती है? इसमें होता है साथी कोई भी रंग आए अपना, ये विबग्योर में ये जितने भी 7 रंग हैं, ऐसी वस्तु जिस पर कोई भी रंग डालो कोई इफेक्ट ना पड़े, सारे के सारे रंगों का क्या कर ले? अवशोषण कर ले अपने अंदर, ठीक है। जैसे आपने ब्लैक होल की घटना सुनी होगी, ब्लैक होल में क्या होता है? प्रकाश जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है। इसी कारण एक आपका काला रंग होता है, जो काला रंग होता है उसमें किसी भी रंग को डालेंगे आप, उसमें कोई भी रंग वापस नहीं लौटेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। और सफ़ेद क्या होगा? ये एक भी रंग अपने पास नहीं रखता, ये सारे के सारे लौटा देता है, तो इस तरह से सफ़ेद होता है। जो न्यूटन बाबा ने क्या किया था? प्रकाश का प्रकीर्णन किया था, इसमें श्वेत रंग की जब किरण डाली थी तो इसमें ये काले और सफ़ेद रंग कोई रंग नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे। आपके कौन कौन से रंग हो जाएंगे? विबग्योर, याद रखेंगे इसको। एक बार इनको पुनः देखते हैं। वॉयलेट यानी कि बैगनी, इंडिका, इंडिका के बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये I4 इंडिका हो जाएगा, याद रखेंगे। I4 क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। इंडिका भी एक रंग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें इनके, क्वेश्चन पूछा जाता है सर जो विबग्योर हैं इनका बीच प्रकाश प्रकीर्णन में मध्य का रंग कौन होता है? कौन सा रंग साथी? याद रखेंगे मध्य का रंग। मध्य के रंग की बात करें तो साथी आपका हो जाएगा ग्रीन रंग, याद रखेंगे। मध्य का जो रंग होता है वो क्या कौन होता है? ग्रीन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। जब इन्होंने क्या किया था? स्पेक्ट्रम से बड़ विक्षेपण किया था, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, यहाँ पर बड़ विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन या बड़ विक्षेपण किया था जब इन्होंने स्पेक्ट्रम से श्वेत किरण को गुजारा, तो 7 रंग निकले, जिसमें आपका विबग्योर था। और याद रखेंगे ऊपर जाने पर क्या होता है? इनकी तरंग दैर्घ्य घटती है और चाल बढ़ती है, ठीक है। याद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बारे में कभी अलग से बताएंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। इसमें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगली बार अलग से सेशन लेकर आएंगे, इसमें अच्छी तरह से समझाएंगे, हर किसी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? जो जवाहर सुरंग है, जवाहर टनल, ये किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है, जवाहर सुरंग कैसी सुरंग है? तो ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो जाएगी? आपकी जवाहर सुरंग हो जाएगी, ठीक है। और बात करें साथी ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? याद रखेंगे सभी साथी, जो जवाहर सुरंग है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सर हमने अटल सुरंग के बारे में सुना है, अटल सुरंग क्या है? तो याद रखेंगे अटल जो सुरंग है साथी, इसका पुराना नाम था रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? इसका पुराना नाम था अटल सुरंग का रोहतांग सुरंग। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर साथी? ये आपकी अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर। किसकी? तो अटल सुरंग की बात करें, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। सर जवाहर सुरंग की कितनी लंबाई है? ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए। तो याद रखेंगे जवाहर सुरंग है, इसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है जवाहर सुरंग की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहर सुरंग की बात कर लेगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये कहाँ पर स्थित है? आपकी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पर राज्य नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी होगा जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा बात करेंगे हम इसकी लंबाई की, तो लंबाई हो जाएगी 2.85 किलोमीटर, यानी कि 2850 मीटर की सबसे लंबी सुरंग है भारत की जवाहर सुरंग। इसके अलावा बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो अटल सुरंग है, इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग था और वर्तमान में इसकी लंबाई क्या है? 9.02 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, क्या कह रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? क्या कह रहा है जो साथी? आपका संविधान का कौन सा भाग ऐसा जिसमें आपकी नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे, देखो जो भाग 1 है इसमें क्या है? इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र,
क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। इसमें क्या होता है सर, तो याद रखेंगे जो भारत है यानी कि संघ और भारत के जितने भी राज्य हैं उनका वर्णन किस में मिलता है, उनके राज्य के क्षेत्रों का वर्णन आपके भारत के भाग 1 में भारतीय संविधान के मिलता है। ठीक है, भाग 2 की बात करें, देखो जब हमको क्या मिल जाएगा, जब हमको जगह मिल जाएगी तो फिर क्या हम लेंगे, रहने के लिए नागरिकता चाहिए हमको। यहाँ पर देखो हमको जगह मिल गई, क्षेत्र मिल गया, तो रहने के लिए हमको क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। ठीक है, नागरिकता चाहिए। ठीक है, जब हमको साथ ही नागरिकता मिल जाएगी, तो नागरिकता मिलेगी तो सरकार का कर्तव्य है कि वो हमको कुछ मौलिक कर्तव्य दे, सॉरी क्या दे, मौलिक अधिकार दे। ठीक है, सरकार को अधिकार है कि हमको क्या दे, मौलिक अधिकार दे। यानी कि मौलिक अधिकार क्या दे, हमको रहने के लिए, नौकरी के लिए, या फिर अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, या फिर जो हमारे साथ अपमान होता है उसके लिए क्या दे, हमको संरक्षण दे। ठीक है, तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। सबसे पहले आपने जिस तरह से प्लॉट लिया, प्लॉट में आप उसके बाद क्या जाएंगे, उसमें रहने जाएंगे, यानी कि नागरिकता चाहिए। नागरिकता चाहिए तो आपके घर का एक क्राइटेरिया होगा, एक काम होगा कि हम इतने बजे खाना बनाएंगे, इतने बजे होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, मौलिक अधिकार। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, आपके स्वच्छ अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। इसके अलावा जब हमारे मौलिक अधिकार हो जाएंगे तो जिस हम राज्य में रहेंगे तो उस राज्य के क्या मिलेंगे, हमको नीति निर्देशक तत्व। वो राज्य क्या देगा, हमको निर्देश देगा। क्या देगा, निर्देश देगा कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, निर्देशक तत्व किसमें हो जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक है, तो याद रखेंगे भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। जब राज्य क्षेत्र में लग गया तो भाग 2 में क्या आ जाएगा, नागरिकता आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे भाग 3 की, तो भाग 3 में जब नागरिकता मिल जाएगी तो रहने के लिए कुछ अधिकार भी मिलेंगे। ठीक है, अधिकार मिलेंगे तो मौलिक अधिकार हो गए। इसके अलावा जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य के क्या होंगे, नीति निर्देशक तत्व होंगे। भले ही आज हम कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आपके बिहार में, बंगाल में, कहीं भी रहते हैं, तो वो जो राज्य है जिसमें रहते हैं उसके कुछ तत्व होंगे, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो हमारे लिए क्या क्या करेगा, वो उसमें बढ़त मिलेगा। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 2। ठीक है, भाग 2 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या कह रहा है जो साथी, विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख है ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, बौद्ध शिलालेख की बात करें तो याद रखेंगे जो आपका तिब्बत है, याद रखेंगे जो तिब्बत है, वर्तमान में इस पर किसका कब्जा है, तिब्बत पहले साथी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन चीन ने क्या किया, इस पर आक्रमण करके 1959 में, कब याद रखेंगे, 1959 में इस पर कब्जा कर लिया और इसको अपना हिस्सा बता दिया। ठीक है, यानी कि तिब्बत पर कब्जा किसका है वर्तमान में, चीन में। तो तिब्बत में क्या मिला था हमको, विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख मिला है। क्या मिला है, विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कहाँ पर मिला है, तिब्बत में। सर बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड में क्या है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। कैसी है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा। कैसी, बैठी हुई प्रतिमा सर कहाँ पर है, बैठी हुई प्रतिमा याद रखेंगे ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, थाईलैंड में। ठीक है, इसके अलावा सर भारत में क्या है, तो भारत में आपके बिहार में, कहाँ पर, बिहार में है आपकी सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है, लेटी हुई प्रतिमा ये आपकी बिहार में हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार क्या है, तो म्यांमार को बौद्ध धर्म के कारण क्या कहते हैं, गोल्डन पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं साथ ही, गोल्डन पैगोडा देश पूछ लेगा कौन है तो याद रखेंगे म्यांमार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखो तिब्बत की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए थाईलैंड की तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है, यानी भगवान बुद्ध क्या है, आसन मुद्रा में विराजमान है और सबसे बड़ी प्रतिमा थाईलैंड में बनी है। लेकिन बात करेंगे भारत की, तो भारत के बिहार राज्य में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है अभी हाल ही में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा म्यांमार क्या है सर, तो म्यांमार को याद रखेंगे ये गोल्डन पैगोडा देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन पैगोडा देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा साथी तिब्बत। क्या हो जाएगा, तिब्बत। अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान का पद ग्रहण से पहले पद ग्रहण से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है साथी, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो बलबन से पहले था। क्या था, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो आपका बलबन से पहले था, ये पूछा है। ठीक है, तो जब पहले सुल्तान होगा जो उसके सुल्तान के कार्यकाल में ये क्या था, बलबन, ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, पीएम था, याद रखेंगे, पीएम था। प्रधानमंत्री कहाँ पर था, जो इससे बलबन से पहले सुल्तान था, इसके शासनकाल में। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे जो नसरुद्दीन शाह था, ये जो भारत का सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का, उस समय ये बलबन इसके शासन काल में क्या था, मंत्री था। लेकिन बलबन ने क्या किया सर, अपनी बेटी का विवाह
इसकी बेटी थी बलबन की, इसकी बेटी का विवाह कर दिया नसरुद्दीन से, ठीक है। जब बेटी का विवाह कर दिया तो इसके कुछ दिनों बाद इसको मार भी दिया, ठीक है, मार भी दिया। मतलब पहले ऐसा होता था कि राज्य के लिए कुछ भी जायज़ है, यानी राजा बनने के लिए कुछ भी जायज़ है। बेटी का पहले विवाह कर दिया साथी, फिर उसके बाद मार भी दिया इसको, ठीक है। तो इसके बाद जब ये मर गया तो आगे चलकर उसका राजा कौन बना, आपका बलबन बना, ठीक है, याद रखेंगे। बलबन क्या बना था, राजा बना था। और पूछ लेगा कब बना था, तो 1266 में बना था, ये भी याद रखेंगे, 1266 में ये बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। सर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वह व्यक्ति था जिसने क्या की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने की थी। या फिर गुलाम वंश को साथ ही ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, ममलुक वंश पूछ लेगा, या फिर गुलाम वंश, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सभी याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सर कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसके कुछ दिनों के लिए, 8 माह के लिए लगभग, याद रखेंगे। इसके बाद 8 माह के लिए राजा कौन बना, आराम शाह बना। लेकिन इसको भी मौत के घाट उतार दिया सर, इसको भी जब मौत के घाट उतार दिया तो इल्तुतमिश राजा बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इल्तुतमिश। देखो सर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया आपने सब बताकर, ठीक है। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है, जब बलबन प्रधानमंत्री था तो उस समय राजा कौन था, नसरुद्दीन शाह था। लेकिन जब नसरुद्दीन शाह मर गया तो उसके बाद बलबन क्या बन गया, प्रधानमंत्री। और इतना याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी, गुलाम वंश या ममलुक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मृदा है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। तो याद रखेंगे जो काली मिट्टी होती है, जो आपकी काली मृदा होती है, ये इसमें क्या उत्पादन होता है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। और कपास के उत्पादन की बात की जाए तो हमारा महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य, आपका महाराष्ट्र जो राज्य साथी, ये आपका प्रथम स्थान पर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। मृदा उत्पाद, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा, काली मृदा। और कपास उत्पादन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे लाल मृदा की। तो लाल मृदा में सर क्या होता है, इसमें गेहूं वगैरह अच्छे से पैदा होता है। क्या होता है, गेहूं है, गेहूं के अलावा क्या है, मोटा अनाज है, ठीक है, मोटा अनाज याद रख लेंगे, ठीक है, मोटा अनाज। मोटा अनाज सर क्या होता है, जैसे आपका बाजरा हो गया, अरहर हो गया, अरहर के अलावा जो भी आपका ज्वार हो गया, इस तरह से जो आपकी कौन सी फसल होती है, जो आपकी खरीफ की फसल होती है, जो खरीफ की फसल होती है वो सारी की सारी मोटे अनाज में आती है। मक्का है, बाजरा है, या फिर आपका ज्वार है, ठीक है। इस तरह से मोटा अनाज के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, लाल मृदा, ठीक है। इसके अलावा सर लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लेटराइट मिट्टी का आंसर हो जाएगा, ये आपकी चाय की खेती के लिए फेमस है। किसकी, चाय की खेती, चाय की जो खेती होती है, चाय की खेती, इसमें कौन सी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी में सर जूट की खेती होती है, याद रखेंगे किसकी खेती, जो जूट होता है, जूट की खेती किस में होती है सर, जूट की खेती होती है आपकी लेटराइट मिट्टी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा कपास से पूछा है तो कपास के बारे में याद रखेंगे, कपास, काफोर काली मिट्टी, ठीक है, याद रख लेंगे। काफोर कपास, काफोर काली मिट्टी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। काली मृदा कपास होता है, ठीक है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है साथी। तो इसका आंसर याद रख लेंगे, जो हरियाणा है, क्या है, हरियाणा। हरियाणा में स्थान पड़ता है मानेसर, कौन सा, मानेसर, ठीक है। मानेसर स्थान जो पड़ता है यहाँ पर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ठीक है। लेकिन आपके बारे में यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अभी हाल ही में मस्तिष्क अनुसंधान खोला कहाँ पर गया है। क्या साथी, मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर खोला गया है। आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो डाउट है वो पहले से ही बता देंगे, ठीक है। जो मस्तिष्क अनुसंधान है सर, याद रखेंगे बेंगलुरु में खोला गया है। कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंगलुरु में क्या खोला गया है, आपका मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न याद रखेंगे। लेकिन बात की है यहाँ पर क्वेश्चन में राष्ट्रीय की, तो राष्ट्रीय की जब बात आएगी तो इसका आंसर हरियाणा लगेगा, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क अनुसंधान हाल ही में कहाँ पर खोला गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो ये आपका बेंगलुरु में खोला गया है, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कटक। कटक में क्या है सर, तो यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या है, जो आपका चावल अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान, ये सर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपका कटक में हो जाएगा, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में हो जाएगा। सर देहरादून में क्या है, तो देहरादून में याद रखेंगे जो आपका क्या है, आपका वनों के लिए एक रिपोर्ट आती है, एक वनों की रिपोर्ट आती है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो आपका फॉरेस्ट का मुख्यालय है, फॉरेस्ट गार्ड वाला, इसके वनों के लिए रिपोर्ट जारी करता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर, देहरादून में। लेकिन बात की है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान की, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य क्या है।
ठीक है, क्या कह रहा है, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य क्या है। तो याद रखें घनी आबादी का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछा है। क्या पूछा है, जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व आप तुरंत आंसर लगा देंगे सर, बिहार आंसर है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा, बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए, साथ ही किसकी बात की जाए, जनसंख्या की साथ ही बात की जाए, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की बात कर दें तो यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात, क्या सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है सर, ये आपका हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, तो घनी आबादी की बात की है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, ये सभी को पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपके देखो IQ की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पिंड है जो आपका खगोलीय पिंड जो आपका क्या है, पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। तो बात करेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। सर खगोलीय पिंड क्या होता है, तो देखो अपने सौर मंडल में जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, कोई छोटे से छोटे सौर मंडल में क्या है, सौर मंडल में कोई भी ग्रह या उपग्रह घूम रहा है, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको कुछ आधार पर क्राइटेरिया में कोई उपग्रह होता है, कोई ग्रह होता है। ठीक है, तो इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे पृथ्वी से सबसे दूर, पृथ्वी से सबसे दूर कौन है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो पृथ्वी की बात की जाए सबसे पहले, तो हम कई बार आपको करा चुके, याद रखेंगे। सबसे पहले आपका सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सन हो जाएगा। ठीक है, सन हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका सन हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। ठीक है, सूरज की बात करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद आपका बुध हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह की बात करेंगे सर, कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे बुध के बाद हमारी हरी भरी पृथ्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हरी भरी पृथ्वी। सॉरी, बुध के बाद क्या होगा आपका, याद रखेंगे बुध के बाद, एक मिनट सॉरी, देखो यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट सॉरी यार पेन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले आपका सन हो जाएगा, उसके बाद आपका बुध हो जाएगा, उसके बाद आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले आपका सन, सन के बाद आपका बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति सॉरी बृहस्पति बहुत छोटा बन गया। ठीक है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आपका हो जाएगा कौन, तो याद रखेंगे बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण यानी कि यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद क्या हो जाएगा आपका, वरुण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अरुण वरुण यम, यम यम जैसे हम प्लूटो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लूटो कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर हमारे पृथ्वी में सॉरी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो याद रखेंगे सौरमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, सन हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। सर ये एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो, देखो यहाँ पर हमसे बात की गई है खगोलीय पिंड की, ना कि ग्रह की बात की गई है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर हमसे खगोलीय पिंड की बात की गई है, तो खगोलीय पिंड में आपका प्लूटो भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लूटो, इसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, यम कहते हैं। ठीक है, शनि अरुण वरुण यम। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण यम, इस तरह से ग्रह होते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो जो यम है ये एक खगोलीय पिंड है, इसको आपके सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, जो ग्रह होते थे ग्रहों की श्रेणी से किसने निकाला है, तो याद रखेंगे जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है 2006 में, याद रखेंगे साथी 2006 में, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 2006 में याद रख लेंगे, 2006 में क्या हुआ था, जो आपका यम ग्रह था ये क्या करता था साथी, बहुत दिनों में कई हजार साल लग जाते थे इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं, इन्होंने किया कि ये ग्रह ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या कह दिया इन्होंने, इन लोगों ने इसको कहा बोना ग्रह। क्या कहा, बोना ग्रह कह दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड सबसे दूर है, यहाँ पर ग्रह की बात नहीं की गई, खगोलीय पिंड की बात की गई है। ठीक है, सर आप इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, सीधा नहीं बता सकते हो कि प्लूटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको आ रहा है तो आप इसका आंसर क्या लगा लेंगे, प्लूटो लगा लेंगे। ठीक है, सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 27 जून की बात करेंगे तो इस दिन मनाया जाता है साथ ही आपका विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे विश्व डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे विश्व एड्स दिवस की, कई बार करवाया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, विश्व एड्स दिवस क्या होता है आपका,
1 दिसंबर को होता है। इसके अलावा सर विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? तो याद रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है ये कब मनाया जाता है सर? याद रखेंगे 11 जुलाई को। इसके अलावा बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस की बात की है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 27 जून हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ डे, डायबिटीज़ डे या फिर कह सकते हैं मोटापा दिवस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? क्या कह रहा है साथी? जो माइक्रोचिप थी इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे इसमें एक व्यक्ति था जैक्सेंट क्लेयर और किल्वी। ठीक है, याद रखेंगे जैक्सेंट और क्लेयर किल्वी। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, क्लेयर और किल्वी, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, 2 व्यक्ति थे जैक्सेंट और क्लेयर किल्वी। ठीक है, 2 व्यक्ति, इन्होंने क्या किया था मिलकर के? आपका माइक्रोचिप का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे माइक्रोचिप का आविष्कार जैक्सेंट क्लेयर और किल्वी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका 1955 के आसपास किया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1955 के आसपास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या कह रहा है साथी? जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, तो याद रखेंगे सबसे पहले इसके लिए एक एक्ट आता है। क्या आता है? एक्ट आता है। और सर एक्ट कब आता है? तो मैंने बात आप कई बार बताया कि जब किसी की स्थापना होगी तो उससे 1 साल पहले आएगा। ठीक है, तो 1972 में इसका क्या आता है? एक्ट आता है टाइगर प्रोजेक्ट का। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट का ही नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण का एक्ट आता है। ठीक है, जितने भी जीव हैं वन में रहने वाले, जितने भी कोई भी जीव हो, वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आता है? तो ये आपका 1972 में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है सर? इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा 1 साल बाद 1973 में क्या किया जाता है? आपका टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसको क्या बनाया जाता है? याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपका चीता है ये कब बना था? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये कब बना था? आपका 1973 में बना था। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के तहत। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी हमने, तो ये कब आया था सर? ये आपका आया था 1973 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे एक्ट कब आया था? 1972 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे 2010 में सर क्या हुआ था। तो याद रखेंगे 2010 में हाथियों के संरक्षण के लिए, किसके? जो हाथी होते हैं, हाथियों के संरक्षण के लिए क्या किया भारत सरकार ने? हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट लाई थी, हाथी प्रोजेक्ट। क्या लाई थी? हाथी प्रोजेक्ट। ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट सर कब आया था? पूछ लेगा। तो याद रखेंगे 2010 में आया था। और इसी के तहत 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? हाथी दिवस भी मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर 2009 में क्या हुआ था? तो याद रखेंगे 2002 में आपकी जो गंगेटिक डॉल्फिन होती है, क्या होती है? डॉल्फिन प्रोजेक्ट, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट आया था वो 2009 में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और 5 अक्टूबर को इस बार 2022 में पहली बार ये दिवस मनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे पहली बार कब मनाया है? 2022 में मनाया डॉल्फिन दिवस। ठीक है, इसके अलावा बात करें कुछ अन्य संरक्षण नियमों की, जैसे आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया। क्या हो गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हो गया सर? ये आपका आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हाथी प्रोजेक्ट की बात की 2010 में आया था। 2009 में सर क्या आया था? आपका 2009 में आपका आया था गंगेटिक डॉल्फिन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा सर हमसे क्वेश्चन पूछा है टाइगर प्रोजेक्ट बता फिर रहे सारा कुछ, तो आप याद रखेंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट का आंसर आप लगा लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, 1972 के एक्ट के तहत वन्यजीव संरक्षण एक्ट आता है, उसके तहत 1973 में भारत ने क्या किया? टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर परियोजना लॉन्च की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब के बाद याद रखेंगे बैरोमीटर। ठीक है, बाफोर वायुमंडलीय दाब, बाफोर बैरोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। बात करेंगे थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर से सर क्या मापते हैं? थर्मामीटर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? जो आपका बुखार आता है तो मनुष्य के शरीर का ताप मापते हैं। ठीक है, जब बुखार वगैरह आ जाता है तो शरीर का ताप मापते हैं थर्मामीटर से। इसके अलावा सर हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम? जल की वो मापते हैं। ठीक है, जल मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रो का मतलब ई क्या होता है? जल होता है, तो जल मापते हैं। इसके अलावा हाइग्रोमीटर सर क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर के बारे में याद रखेंगे, आप आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता कब से किससे मापते हैं सर? आर्द्रता मापते हैं आपके हाइग्रोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा है तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार, आपका अशोक, विष्णुगुप्त या बिंदुसार?
सर ऐसे ऑप्शन लेकर आते हो फंस जाते हैं, ठीक है। बिंबिसार या फिर बिंदुसार, ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही। तो याद रखेंगे बिंबिसार की बात करें, ये मगध का पहला राजा था, ठीक है। कैसा? मगध का पहला राजा। मगध का पहला राजा कौन था? मगध का पहला शासक बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना की थी 540 बीसी में। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका एक पुत्र था। देखो आपको अच्छी सी स्टोरी बताते हैं जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। देखो जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य एक प्यार करता था, इसकी पुत्री थी भीमा, सॉरी पत्नी थी, पुत्री नहीं थी, पत्नी थी भीमा, ठीक है। भीमा से ये बहुत प्यार करता था, याद रखेंगे। जब इससे ये प्यार करता था तो याद रखेंगे, माफी चाहेंगे, भीमा नहीं थी, आप उसको थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी से प्यार करता था, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, जब पत्नी गर्भवती हो गई, तो क्या हुआ सर, इसमें एक दिन चाणक्य जो था, चाणक्य चंद्रगुप्त को हमेशा जहर पिलाया करता था। क्या पिलाया करता था? जहर, ठीक है। क्या पिलाया करता था? जो चाणक्य था, आपने चाणक्य की नीतियां सुनी होगी अगर, तो उसमें बताया जाता है जो चाणक्य था ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या पिलाता था? जहर पिलाता था, ठीक है। जहर पिलाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा थोड़ा करके रोज जहर पीता था दूध में मिला करके। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस समय की बात है जब चंद्रगुप्त की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में क्या था? बिंदुसार था, ठीक है। तो एक समय की बात है, उसमें जब ये लोग शाम को आए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनका दूध रखा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहीं चले गए। उसके बाद उसकी पत्नी आई, उसने वो दूध पी लिया, उसमें था साथी जहर। तो पत्नी को तो पता नहीं था कि जहर है, तो पत्नी की मृत्यु होने लगी अकस्मात, यानी कि मृत्यु हो गई। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसका जो बच्चा पेट में था उसको निकाल लिया। जब बच्चे को पेट में निकाल लिया, क्योंकि जहर इतना गर्म होता है साथी, उस बच्चे के पूरे शरीर पर बिंदु के बिंदु हो गए, ठीक है। क्या हो गए? बिंदु के बिंदु हो गए, याद रखेंगे। उस बच्चे के पूरे शरीर पर क्या हो गए? बिंदु के बिंदु हो गए। तो उस बच्चे का नाम रखा गया था बिंदुसार, ठीक है। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, रियल स्टोरी है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी उसकी मृत्यु जहर पीने के कारण हुई थी, और उसके बाद पहला ऑपरेशन भी चाणक्य ने किया था, याद रखेंगे। भारत के इतिहास का पहला ऑपरेशन जिसके तहत बिंदुसार पैदा हुआ था वो चाणक्य ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। उसकी पत्नी का, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो फिर इसको याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र बैठेगा जिसका नाम क्या? बिंदुसार था। और बिंदुसार का ही बेटा था अशोक। क्या था? बिंदुसार का ही बेटा था अशोक। और ये जो विष्णुगुप्त है, इसी चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ये भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जी के अनुसार संसार का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? क्या कह रहा है, जो महात्मा गांधी जी हैं इनके अनुसार संसार का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो याद रखेंगे जो वीर की अहिंसा होती है। क्या होती है? वीर की अहिंसा। वीर की अहिंसा से सर तात्पर्य क्या है? तो याद रखेंगे गांधी जी ऐसे नहीं थे कि वो किसी से भी पिट ले, ठीक है। वो एक वकील थे यार, आपको दिमाग लगाना चाहिए। जो वकील होता है वो किसी को भी पीट सकता है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा, वो जाके थोड़े से कार्रवाई कर देगा, व्यक्ति जेल चला जाएगा। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे, हम वीर तो हैं लेकिन हम अहिंसा अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? अहिंसा। तो गांधी जी ने कहा था जो वीर की अहिंसा होती है, क्या होती है? वीर की अहिंसा होती है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल होता है। गांधी जी यार एक अच्छे परिवार से थे, ठीक है। ये जाति से तो आपके शायद गुप्ता या बनिया थे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो बनिया थे, याद रखेंगे। उनके परिवार के जो पिता थे इनके, जो करमचंद गांधी थे, एक अच्छे दुकानदार थे, अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये भीड़ यानी कि पैसा भी था, वकील भी थे, यानी कि एक भीड़ थे, और युद्ध वो लड़ भी रहे थे अंग्रेजों से। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अहिंसा को अपनी शक्ति बनाई थी। और इसी के साथ इन्होंने कहा था जो वीर व्यक्ति होता है, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, वो अगर शांत है, अहिंसा से कोई काम करवा रहा है तो कर दीजिए, वरना उसका सबसे शक्तिशाली बल जब फूटेगा वो फोड़ के छोड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार गांधी जी ने कहा था कि वीर की अहिंसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों के अध्ययन की बात करेंगे साथी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन रटने वाले हैं, इनको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, झीलों का अध्ययन है, या फिर हाइग्रोमीटर क्या मापते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन रटे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पोटमोलॉजी नहीं हुआ, पोमोलॉजी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप लोग? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी सर क्या होता है? तो याद रख लेंगे पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। क्या होता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। हाइड्रोलॉजी की अभी हमने बात की थी, जो आपका पानी होता है, चाहे वर्षा का, नदी का, या जल स्रोतों का, या झरना का, उन सभी का जो अध्ययन होता है उसका क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता की बात करें साथी, तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कहाँ का व्यक्ति था? मोरक्को का निवासी था। सर किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो यहाँ पर बहुत क्लोज आंसर दिए हैं, कासिम या फिर तुगलक, ठीक है। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। इसने 712 में आपके सिंध प्रांत को जीता था, जिसका राजा दाहिर हुआ करता था, ठीक है, याद रखेंगे। इल्तुतमिश की बात करें तो ये आपका गुलाम वंश का शासक था। खिलजी वंश कौन था? तो याद रखेंगे खिलजी वंश का शासक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी। इसी के दरबार में अमीर खुसरो भी रहा करता था, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो इब्न बतूता था किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे भारत में 14 बैंकें थी प्राइवेट। जब कोई संस्था, देखो जैसे आज आपकी कोई संस्था है, आपकी दुकान है, यदि सरकार उसका पैसा उसकी दुकान की अनुमानित कीमत लगाई, जैसे आपकी दुकान की कीमत 5 लाख रुपए है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए देती, अब वो दुकान कैसी हो गई? सरकारी हो गई, ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इस समय सरकार किसकी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। किसकी? इंदिरा गांधी जी की इसमें सरकार थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये क्वेश्चन पैट 2022 में पूछा गया था, यूपी पैट 2022 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। इससे पहले 2018 के पुलिस में भी ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। बात करेंगे सर हम किसकी? 1935 की। सर 1935 में क्या हुआ था? तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर याद रखेंगे 1770 की बात करें, 1770 में भारत में पहला बैंक खोला गया था। पूरे भारत का पहला बैंक कौन था? याद रखेंगे पहला बैंक 1770 में खोला गया। इसका नाम था सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, याद रखेंगे। सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया था? हिंदुस्तान, तो याद रखेंगे ये 1770 में खोला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कब खोला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान? ये 1770 में खोला गया था। अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे। इसका 14 बैंकों का आंसर क्या हो जाएगा? 1969। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1 रुपए के कागज़ के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्या कह रहा है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखेंगे जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है, जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है, वो क्या करता है? 1 रुपए के कागज़ का नोट जो होता है उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त मंत्रालय का सचिव, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं लगाएंगे आप लोग, ठीक है, वरना वित्त मंत्री लगाकर चलाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे वित्त मंत्रालय का जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त मंत्रालय का सचिव करता है। और बात करें भारत के अन्य कागजी नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर कौन है? तो आप सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, लगातार दूसरा कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना भी बताई थी 1935 में हुई थी। तो 1 रुपए के कागज के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है आप लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके 79% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, भले ही आपके कम लोग देखते हैं, लेकिन 70% उनमें भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहिए GS Up by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।